नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस तक उद्योगों तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखिए भारत कोई भी देश सबसे ज़रूरी होता है, वहाँ की सरकार का जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो वित्त का विकेंद्रीकरण करना। कि कहीं भी कोई भी सरकार, लोकतंत्र में तो सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी हो जाता है कि वित्त को सभी लोगों तक पहुँचाया जाए, संसाधन कुछ लोगों की बन के जागीर बन के न रह जाए। इसके लिए हमें वित्तीय समावेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। 2003 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे कोफी अन्नान। उन्होंने कहा था कि दुनिया में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित ना हो पाना। इसके साथ साथ लोगों को वित्तीय के संबंध में ना तो जागरूकता है, किस तरीके से हम आर्थिक सशक्तिकरण कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं। खास तौर से जो वल्नरेबल सेक्शन है, तो महिलाएं हो गए, बुजुर्ग हो गए या बेरोजगार हो गए, इनको वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से निवेश और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने, समाज के कमजोर और अशक्त लोगों को आसान किस्तों पर वित्त प्रदान करें। देखिए वित्तीय समावेशन को आप दो तरीके, एक तो तरीका होता है कि भाई हम किसी को ऋण दे दें, वो अपना स्टार्टअप शुरू कर ले, अपना उद्योग शुरू कर ले और मतलब अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर ले और उस ऋण को बाद में वापस कर दे, ठीक है। और एक दूसरा तरीका होता है जिससे सरकार अपनी अपनी अलग अलग योजनाएं चलाती है। जैसे सरकार ने PM जनधन योजना चलाया, उसके बाद किसान सम्मान निधि चलाया। तो ये वित्तीय समावेशन के प्रकार है, तरीके हैं। तो हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो मुख्य ध्येय आज इसमें होगा, सबसे पहले वित्तीय समावेशन क्या होता है, उसके बाद बैंक कौन कौन से वित्तीय संस्थान है, जो मध्यस्थ संस्थान है जो वित्तीय समावेशन के रूप में काम करते हैं, उसके बाद वित्तीय समावेशन से लाभ क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो वित्तीय समावेशन का सबसे पहले मतलब होता है कि हम वित्त संबंधी बचत, पूंजी निवेश, उसके साथ साथ आर्थिक विकास, उसके साथ साथ पूंजी निर्माण, निवेश आदि के बारे में समावेशन का मतलब ही होता है केवल एक नहीं कि पैसा दे देना। इसका मतलब होता है रोजगार के अवसर सृजन करना, शिक्षा, उसके साथ साथ लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए हर संभव वित्तीय मदद करना ही वित्तीय समावेशन है। देखिए अलग अलग परिभाषा आपको अलग मिल जाएगी, लेकिन मकसद यही है कि हम पूंजी निर्माण कर सकें, हम बचत कर सकें, हम निवेश कर सकें, आर्थिक विकास कर सकें और उन ज़रूरतमंद लोगों तक संसाधनों को या वित्त संसाधन को पहुंचा सकें जिनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पूरी दुनिया से गरीबी को ख़त्म किया जा सके। SDG 1 क्या है, गरीबी, टू एलिमिनेट पॉवर्टी, गरीबी को पूरी तरह से ख़त्म करना ही वित्तीय समावेशन का मेन लक्ष्य है। उसके बाद एक रंगराजन समिति बनी थी जिसने वित्तीय समावेशन को बताया कि क्रेडिट, बचत, बीमा, भुगतान, प्रेषण, जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो एक तरह से भारत को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, खासतौर से संसाधनों के दृष्टिकोण से, वही वित्तीय समावेशन है। उसके बाद वित्तीय समावेशन की पहुंच के लिए अनेक वित्तीय संस्थान बनाए गए हैं, जिनमें कि जैसे सबसे महत्वपूर्ण है नाबार्ड। अगर आप एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखें, सारे अभी हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए नाबार्ड की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके साथ थोड़ा देख लेते वित्तीय 2015 में सरकार ने जनधन योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके 2014 के बाद तो सरकार ने वित्तीय समावेशन में और अधिक ध्यान देना शुरू किया। इसके लिए सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत लोगों के खाते खुलवाए जाए। आपको अभी एक नया डाटा है कि 2015 से लेकर अब तक 2023 तक लगभग 8 सालों में 48 करोड़ लोगों के खाते खुल चुके हैं। देश की आबादी 2011 के सेंसस के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ है और वर्तमान में तो लगभग ये 1 अरब 42 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। अब सोचने वाली बात यह है कि 111 करोड़ लोगों में से 121 करोड़ लोगों में से 48 करोड़ लोगों के पास खाते ही नहीं है। मान लेते हैं 121 करोड़ में से 21 करोड़, चलो आप हटा देते हैं कि बच्चे होंगे जो 18 साल से कम होंगे। 18 साल से ऊपर की आबादी जो 1 अरब के आसपास है, उसमें अभी तक 48 करोड़ लोगों के पास खाते ही नहीं थे। तो ये तो मतलब
एक तरीके से कहीं वित्तीय समावेशन पे भारत की जो पिछड़ापन है ये दिखाता है। ठीक है, तो अभी एक डाटा है कि जो जनधन योजना शुरू हमने की थी 2015 में, सरकार का कहना है उससे 48 करोड़ खाते अब तक खोले जा चुके हैं जीरो बैलेंस पे। उसमें जैसा इन खातों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराना, उसके साथ साथ मोबाइल बैंकिंग, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई, किसान सम्मान निधि चल रही हो, चाहे तो मनरेगा का पैसा हो, इन खातों के माध्यम से आता है, जिससे पारदर्शिता में वृद्धि होती है। अब ये वित्तीय समावेशन का महत्व है कि महिलाओं, अल्पसंख्यकों, शरणार्थियों, बुजुर्गों सभी तक वित्तीय समावेशन पहुंचाना, वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना, उसके साथ साथ पूंजी विकास कोष गरीबी और कमाई के नागरिकों के लिए वित्तीय समावेशन, विभिन्न वित्तीय सेवाएं, सूक्ष्म और लघु उद्यम वित्तीय क्षेत्र के सभी आवश्यक और अभिन्न अंग इसमें निवेश करता है, जो एलडीसी में निवेश करता है, और साथ में प्रत्येक प्रतिस्पर्धी लाभ और बाजार को एक व्यावसायिक अवसर के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पूंजी कोष के अनुसार जो है कि गरीबी को कम करना, लोगों को आय को सृजन करना, यही सारा वित्तीय समावेशन के अभिन्न हिस्से हैं। तो ये हो गया। अब देखिए वित्तीय समावेशन की परिभाषा मैंने बता दी, क्यों महत्वपूर्ण है ये बता दिया। अब हम वित्तीय संस्थानों के जो मध्यस्थ संस्थान है, ये वित्तीय ऐसे तो होगा नहीं सरकार ने ऐसे पैसा फेंका जाके पहुंच गए, उसके लिए हमें मध्यस्थ बीच के संस्थानों की जरूरत है। इनमें जो सबसे प्रमुख है बैंक है, वित्तीय विकास वित्तीय संस्थान है, और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। तो इसमें बैंकों में देखिए वाणिज्यिक बैंक के बारे में मैंने बैंकिंग में पूरी चर्चा की थी, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय बैंक, उसके साथ विश्व विकास वित्तीय संस्थानों में जैसे सिडबी हो गया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड के बारे में भी मैंने बताया, एग्रीकल्चर के ऋण देने के लिए नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, एनबीएच। ये वित्तीय पेपर में दे सकते हैं कौन से बैंक है, कौन से वित्तीय संस्थान है, कौन से गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। तो बैंक में याद रखना है वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक, उसके बाद विकास वित्तीय संस्थान सिडबी, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, गैर बैंक इसमें जैसे म्यूचुअल हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, कंपनियां हो गया, बेनिफिट कंपनी आदि हो गई। सबसे पहले हम लोग बैंक के बारे में, बैंक क्या होता है। बैंक के बारे में मैंने आपको बताया था, जहां आप अपना धन जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं। मैंने आपको वाणिज्यिक बैंक के बारे में बहुत सी चीज़ बताई है पिछले बैंक की, हमने सहकारी बैंक के बारे में नहीं बताया। आज हम ये बैंकिंग संस्थान ही होते हैं सहकारी बैंक, आज इनके बारे में जो हमने पीछे नहीं बताया उन सारे संस्थानों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, जो समावेशी विकास में, समावेशन में, वित्तीय समावेशन में अपनी मध्यस्थ के बैंक तो आइए मेन वाणिज्यिक बैंक जितने भी हैं सभी एक तरह वित्तीय समावेशन का प्रयास करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, सरकारी योजनाएं बैंकिंग के माध्यम से, लेकिन उनको हमने पीछे पढ़ लिया। आज हम चर्चा करेंगे सहकारी बैंकों के बारे में। पहले देखिए सहकारिता का मतलब होता है कि आपसी समन्वय के साथ किसी काम को शुरू करना। जैसे अमूल जो चलाया गया था, आज पूरे भारत को नंबर 1 दूध में उत्पादक बना, तो इस सहकारिता से शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग अपना एक ट्रस्ट बनाते हैं, उस ट्रस्ट में कुछ जितना जिसको हो सकता है कुछ पैसा जमा करते हैं, उसके बाद उससे जो भी हमें स्टार्टअप करना हो या कोई भी उद्योग लगाना हो शुरू करते हैं। सहकारिता तो इतना महत्वपूर्ण है कि 2011 में 97 में, थोड़ी अभी सहकारी बैंक वाला चलो सहकारिता समझा देता हूँ। सहकारिता तो इतना महत्वपूर्ण है कि 2011 में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसके अंतर्गत सहकारी समितियों के गठन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कहीं ना कहीं ये महात्मा अनुच्छेद 43B के अंतर्गत, ये महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेमित थी। महात्मा गांधी जी का मानना था कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पे बहुत भरोसा करते थे। उनका मानना था कि जितने भी हमें संस्थान बनाए जाएं वो ट्रस्टीशिप के आधार पे होना चाहिए, उस पर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं हो, बल्कि जो लोग भी उसमें अपना शेयर इन्वेस्ट करें वही लोग उसको चलाएं, वही लोग उसको देखें, इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो सहकारी बैंक भी ऐसे ही है। हाँ 2000 अभी कुछ दिनों पहले तो सरकार ने एक सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय गठित किया, जिसके मंत्री बनाए गए श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री जो है। तो इस तरीके से सहकारिता कितना जरूरी है। तो सहकारी बैंक इस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए कुछ लोग आए, अपना एक बैंक स्थापित करें, उसमें अपना शेयर लें, और साथ में जिस काम के लिए भी जिसको भी जरूरत हो उस बैंक से वो ऋण लेके जा सकता है। इससे क्या होता है कि
इससे क्या होता है कि विश्वास भी बना रहता है और साथ में कोई भी डर नहीं होता है कि कोई पैसा लेके भाग जाए, फ्रॉड होने का कोई डर नहीं होता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून सहकारी समितियां अधिनियम 1955 के द्वारा ग्रामीण ऋण की समस्या से भारत के सहकारी आंदोलन के लिए जो 1904 में सहकारी समितियां अधिनियम के पारित होने के लिए शुरू हुई थी। इस कानून का उद्देश्य किसानों, गरीब कारीगरों आदि बचत, स्वयं सहायता और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी ऋण समितियों का निर्माण करना है। वो होता है ना कि सहकारी जो समितियां होती है ऋण देने का काम करती हैं। बहुत सारे देश में समितियां बनी हुई जो लोगों तक, खासतौर के किसानों के लिए तो वरदान साबित हो रही हैं, जिसके माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाना, उर्वरक उपलब्ध कराया जाना, बहुत चीज़ें इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। सहकारी बैंक क्या है भाई, वो तो ठीक है अपना ले दें। सहकारी समितियाँ कितना महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा ग्राहक के स्वामित्व वाली संस्थाएं, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, मतलब इसमें कोई बाहर का नहीं होता। जितने आपस लोग होते हैं सभी को एक एक वोट देने का अधिकार होता है और कोई भी फैसला बहुमत से लिया जाता है। लाभ आवंटन, जो भी लाभ होगा वो इस मामले लाभ सभी सहकारी सदस्यों को आवंटित किया जाता है। अब भारत में सहकारी बैंक की अगर आप संरचना की बात करें तो दो तरीके, एक शहरी सहकारी बैंक, एक ग्रामीण। जो ग्रामीण होती है उसमें जैसे अल्पकालिक बैंक संरचना, दीर्घकालिक बैंक संरचना। ये जो अल्पकालिक होता है ये राज्य सरकार बैंक के उच्च स्तर पर राज्य स्तर के अंतर में काम करता है। ये आधार पर प्राथमिक सहकारी समितियां, ऋण समितियां, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां भारत के सहकारी ऋण समितियों की ऋण है जो अधिकांश सहकारी संस्थाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। उसके दीर्घकालिक सहकारी बैंक समिति, लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होते हैं। तो जानते रहिए, उतना बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनको कम से कम आपको पता होना चाहिए। जिला और ब्लॉक स्तर पर जो प्राथमिक सहकारी, कृषि और ग्रामीण बैंक स्थापित किए जाते हैं। तो उसके बाद शहरी सहकारी बैंक, अनुसूचित और गैर अनुसूचित सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं, बहुराज्य और एक राज्य में कार्य करने वाला। तो भारत में बहुत सारे सहकारी बैंक होते हैं शहरी, जो एक से अधिक राज्य में काम करते हैं, कुछ एक राज्य में करते हैं। देखिए, हमें जो सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है कि ग्रामीण सहकारी बैंक क्या करता है और शहरी सहकारी बैंक क्या करता है। ग्रामीण सहकारी बैंक जैसा खेती, कृषि, पशुपालन के लिए ऋण प्रदान करना, उसके साथ साथ अन्य मतलब किसानों को ध्यान में रख के उर्वरकों के लिए ऋण प्रदान करना, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हमारे काम है उसके लिए ये सहकारी बैंक ऋण प्रदान करता है। और जो शहरी सहकारी बैंक होता है, ये जैसा शहर में कोई कृषि थोड़ी ना करता है, वहाँ तो लोग छोटे छोटे स्टार्टअप लगाना, उद्योग लगाना, लघु पैमाने की इकाइयाँ लगाना, हस्तशिल्प उद्योग लगाना, उपभोक्ताओं को अगर मान लीजिए कोई काम है पैसे के लिए, उसके लिए दिया जाता। तो आप इसको समझ सकते हैं कि भाई ग्राम है तो खेती पशुपालन के लिए ऋण देगा, शहर में तो उद्योगों के लिए ऋण देगा। तो ये थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए। एक होता है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक होता है, ये भी एक सहकारी बैंक है जो कृषि ऋण के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। ये 3 स्तरों में, केंद्र, राज्य और प्राथमिक स्तर पर ये विकासात्मक मुद्दों के लिए किसानों को दीर्घकालिक ऋण के लिए आवश्यक। ठीक है, हमारे यहाँ इतने सारे संस्थान हैं, किसानों के इनके बारे में जानकारी नहीं, इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है। आप जान करके किसानों को जाके बताएं कि आप इस माध्यम से ऋण ले सकते हैं। तो जो भूमि विकास संस्थान होते हैं ये आम जनता से कोई डिपॉजिट नहीं लेती हैं, लेकिन ये ऋण प्रदान करती हैं। ये अपनी पूंजी, शेयर पूंजी, ऋण और ऋण पत्र के साथ भारतीय स्टेट बैंक, वाणिज्यिक बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों से उधार लेते हैं। नाबार्ड भूमि विकास बैंकों की देखरेख करते हैं। तो जो भूमि विकास बैंक होता है ये कहाँ से ऋण लेते हैं? भारतीय स्टेट बैंक हो गया, उसके साथ साथ वाणिज्यिक बैंक हो गया, उस ऋण के माध्यम से फिर जनता तक पहुँचाते हैं। कोई जनता से पैसा नहीं लेते, फिर जो जनता जिस ब्याज पे देते हैं उससे थोड़ा ब्याज जनता से लेते हैं, फिर उसको वापस कर देते हैं और जो ब्याज शेष बचता है यही इनका लाभ हो जाता है। अगर अब भारत में सहकारी बैंकों के बारे में देखें तो भारत में सहकारी बैंक बचत और निवेश को प्रोत्साहन करने का एक अच्छा माध्यम है। सहकारी समितियों के बेहतर कृषि विधियों जैसे उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, आधुनिक उपकरण आदि को शुरू करने में मदद करती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि कृषि यंत्र उपलब्ध कराना, अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराना, उर्वरक उपलब्ध कराना, उसके साथ साथ और जो कृषि के लिए आवश्यक संसाधन है वो मुहैया कराना
खासतौर से सहकारी बैंक बेसिकली गांव की तरफ ही ज़्यादा सफल हैं, गांव ग्रामीण एरियाज में ज़्यादा सफल हैं। इसके थोड़ा नुकसान भी है। सहकारी बैंक के नुकसान क्या है कि मतलब इसमें राजनीतिक ज़्यादा होती है, इनकी गुणवत्ता कम होती है, इसके साथ साथ इनके जो वास्तविक उद्देश्य होने चाहिए वो उतने नहीं हो पाते। आप भी देखिए, इसका भी फोटो देखिए आप, तो सहकारी बैंकों में आपको सहकारी आपको ऋण लेने के लिए लाइन लगती है, किसानों तक समय पे धन नहीं मिल पाता। तो ये है। पूर्वोत्तर राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में सहकारी समितियां उतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई, किसी एरियाज में ही रह गया। तो हमारे इमेज में आ जाता है कि भाई सहकारी समितियों के विकास के बारे में लिखे, तो आप बताएंगे कि हाँ इसके अनेक लाभ हुए लेकिन कुछ नुकसान भी रह गए। सहकारी समितियाँ महाराष्ट्र, गुजरात को छोड़ करके और ज़्यादा कहीं पर भी उतना सफल नहीं हो पाई। अब वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंकों के बीच के अंतर की बात हम चर्चा करते। देखिए, वाणिज्यिक बैंक भी मैंने आपको पढ़ा दिया, सहकारी बैंक भी पढ़ा दिया। वाणिज्यिक बैंक मैंने आपको बैंकिंग वाले वीडियोज़ में बताए थे। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि वाणिज्यिक बैंक और, मान लीजिए कभी आई जाए कि सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के रूप में एक शार्ट नोट की स्टेट फीचर्स में कहीं आ जाए तो आप लिख सकें। सबसे पहले पंजीकरण। वाणिज्यिक बैंक होता है ये कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होती है, जबकि सहकारी बैंक समाज के राज्य सरकार के अधिनियम के, सहकारी बैंक जो थे सहकारिता बेस के लिए राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सरकार के अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, जबकि सहकारी बैंकों का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक वित्तीय समावेशन करना। ये तो हम पढ़ रहे, वित्तीय समावेशन, रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण और कमजोर क्षेत्रों को अधिक से अधिक रोज वित्त उपलब्ध कराना। जो वाणिज्यिक बैंक होती है ये मूल्य वर्धित सेवा प्रदान करते हैं, जबकि सहकारी बैंक ये बुनियादी बैंकिंग सेवा। ये भाई अब मैंने जब को बैंकिंग बताया तो बताया था SLR होता है, CLR होता है, लॉन्ग समय के लिए उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन जो सहकारी बैंक होता है इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों को जो प्रारंभिक रोजगार शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। निधि के स्रोत तो सार्वजनिक बैंक मैंने आपको बताया था, वाणिज्यिक बैंकों में ये सार्वजनिक जमा लेते हैं, ये आपसे पैसा लेते हैं, उसके बाद उसको ऋण के माध्यम से देते हैं। जो उसमें ऋण अगर आपसे 3% ब्याज में लेंगे तो बाहर देंगे 15% ब्याज में, तो जो 12% का ब्याज होता है यही बैंकिंग का लाभ होता है, इसी से पूरे बैंकिंग संस्थान चलते हैं। जबकि आप देखिए सहकारी बैंकों में नाबार्ड हो गया वगैरह जो भी है, इनमें बहुत कम एक तरीके से सार्वजनिक जमा होता है। उसके साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक नियामक होता है। अंतर पता होना चाहिए वाणिज्यिक बैंकों का, सहकारी बैंकों का राज्य सरकार RBI, नाबार्ड होता है। इनकी संरचना जो होती है एकीकृत होती है कि एक बड़ा सा बैंक होगा वही नाम है, जबकि त्रिस्तरीय संरचना होती है, जिला स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है, तहसील स्तर पर होता है। ये वो अधिक समय के लिए ऋण देते हैं। जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, सहकारी बैंक लघु समय के लिए ऋण देते हैं। प्राथमिक प्राप्त उधार क्षेत्र जो होता है वो वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है, लेकिन सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होता। तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा चर्चा करें रीजनल रूरल बैंक। देखिए, रीजनल रूरल बैंक से मतलब है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आप समझ सकते हैं कि ये रूरल एरियाज में ये बैंक काम करता है। ये 2 अक्टूबर 1975 को प्रथम ग्रामीण बैंक का पहला ग्रामीण बैंक खोला गया था। तो डेट भी याद रखना है, कब कई बार डेट देता था रूरल बैंक, सिडबी, इनके डेट क्रोनोलॉजी देता था कि कौन पहले कौन बाद में, इसको याद रखना है। भारत में वर्तमान में 56 रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो किसानों और अन्य ग्रामीण व्यवसायों को ऋण प्रदान करते हैं। रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं किसानों हो गए, उसके साथ साथ अन्य जो कृषि गतिविधियों के लिए, नाम ही है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उसके साथ साथ ये ग्रामीण प्राथमिक क्षेत्रों को उधार की RBI तक बड़ा प्राथमिक क्षेत्रों को मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, कृषि पालन, खनन, उत्खनन, इन सब के लिए हम ऋण प्रदान किया जाता है। देखिए, जो रूरल इसमें शेयरधारिता होती है केंद्र की, राज्य की और एक प्रायोजक बैंक की। केंद्र सरकार की प्रायोजक बैंक की जो रीजनल रूरल बैंक को स्थापित कर रहा है उनकी, और राज्य सरकार की एक अनुपात होता है 50, 35 और 15। तो राज्य सरकार का 15% होता है शेयरधारिता। हाँ, थोड़ा शेयरधारिता पूछा जा सकता है पेपर में कि रीजनल रूरल बैंक भी दे देगा। रीजनल रूरल बैंक में 7% राज्य सरकार को होता नहीं, केंद्र सरकार का 50%, 35% वो प्रायोजित बैंक का और 15% राज्य सरकार का हिस्सा होता है। अगर 15% से कम राज्य सरकार का हिस्सा जाता है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को सचेत करती है।
इसमें जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, इसमें ग्रामीण, इनमें अध्यक्ष को छोड़ करके बाकी जो सदस्य होते हैं उनकी 3 वर्ष तक की नियुक्ति होती है। एक निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। उसके साथ साथ सरकारी सीमा होती है गवर्नमेंट, मतलब इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट बैंक के साथ परामर्श के बाद द्वारा केंद्र सरकार राज्य शेयर धारिता सीमा को घटाया, मतलब जो सीमा होती है जैसे 55, 35 महीने 15 बताया, ये घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। ये तो हो गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसमें मैंने बहुत ही थोड़ा पहली बात तो इसका कब स्थापित हुआ, 1975 में स्थापित हुआ। इसके क्या काम है, रूरल बैंक में ऋण उपलब्ध कराना होता है। उसके साथ साथ इसके शेयर धारिता पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक का कितना होता है। तो केंद्र सरकार का 50%, प्रायोजित बैंक का 35% और राज्य सरकार का 15% होता है। इसका कार्यकाल में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, जो अध्यक्ष होता है उसको छोड़ दिया जाए, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं, जो दूसरे सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 साल तक होता है। इसमें सरकारी सीमा होती है कि केंद्र, राज्य, केंद्र और आपस में अगर समन्वय के द्वारा ये अपने प्रतिशत को घटा बढ़ा भी सकते हैं। फिर होता है लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक से आप नाम ही समझ सकते हैं कि ये इसको एक बार पूछा था, ये जिला स्तर के होते हैं। राज्य से एक बार पूछा था कि लोकल एरिया बैंक, ये बेसिकली जिला स्तर के होते हैं, बैंक होते हैं। ये छोटे, जो मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रबंधित भौगोलिक क्षेत्र के प्रभावी और प्रतिस्पर्धी वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान करने के लिए कम लागत वाली संरचनाओं के रूप में बनाया जाता है। तो ये निकटवर्ती 3 जिलों के साथ मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लोकल एरिया, नाम ही लोकल एरिया बैंक। उसके साथ साथ इसका जो काम है, स्थानीय संस्थाओं के स्थानीय क्षेत्र में निवेश के लिए उपलब्ध कराना, ग्रामीण बजट की, भाई ये सारी चीज़ की जब बचत होगी तभी निवेश होगा, जब निवेश होगा तो पूंजी निर्माण होगा, जब पूंजी निर्माण होगा तो रोजगार के अवसर सृजित होंगे, रोजगार के अवसर सृजित होंगे तो आय उपलब्ध होगी, आय उपलब्ध होगी तो वित्तीय समावेशन होगा। तो देखिए पूरा एक तरीके से लिंकेज है, इंटरलिंकेज एक दूसरे से। लोकल एरिया बैंक 5 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजी की जरूरत होती है। इनका जो मुख्य काम होता है, कृषि औद्योगिक गतिविधियाँ, लघु उद्योगों, व्यापार के संबंधित गतिविधियों और गैर कृषि ऋण क्षेत्र को उधार देने वाले स्थानीय ग्राहकों का प्रतिनिधित्व हेतु है कि लोकल एरिया बैंक को अन्य घरेलू बैंक पर लागू होने वाले नोट बैंक क्रेडिट 40% पर निर्धारित प्राथमिक क्षेत्र वाले ऋण लक्ष्य का पालन करना भी आवश्यक होता है। देखिए जो लोकल एरियाज बैंक होते हैं, इनको कुल ऋण का 40% प्राथमिक क्षेत्र, मतलब कृषि, पशुपालन, खनन उत्खनन, इन क्षेत्रों में देना हुआ एकदम अनिवार्य होता है। तो यही चीज़ें पेपर में आज, अभी आपको लग रहा है सब टूटा टूट लग रहा है, लेकिन यही पेपर में आ जाता है। फिर लोकल एरिया बैंक बोल देगा 50% तक, नहीं 40% तक अनिवार्य रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में देना आवश्यक है। ये हो गया। अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं वित्तीय विकास बैंक संस्थानों के डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। ये एक विशेष प्रकार वित्तीय जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के वित्त और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हैं। जो विकास वित्तीय संस्थान होते हैं, ये अर्थव्यवस्था में वित्त और तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ ये आरबीआई सरकार से और अपने बांड जारी करके आम जनता से धन जुटाने की, जो विकास वित्तीय संस्था कौन कौन से अभी आगे बताऊंगा। ये क्या करते हैं, अपने बांड जारी करते हैं। बांड कैसे जारी किया जाता है, जैसा कि मान लीजिए मैं 1000 रुपये का बांड जारी किया, अब क्या होगा उसमें मैं लिख दूंगा कि मैं दिस 1000 रुपये का बांड जारी कर रहा हूँ। इसके द्वारा क्या होगा, मुझे पैसे दिए जाए और जब आपका ये बांड की पूरी हो जाएगी तो मैं जिस, मान लीजिए 1000 रुपये का नहीं है तो 1000 रुपये में थोड़ी कोई दे देगा, फिर मुझे 1000 कम से कम 15 रुपये 10 रुपये कुछ परसेंटेज बढ़ा करके ही दूंगा, तभी तो मुझे कोई बांड करे। तो बांड के द्वारा धन आम जनता धन जुटाते हैं। कि मध्यस्थ और लंबी अवधि के ऋण का प्रावधान करते हैं। पुनर्वित्त यानी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक ऋण को दूसरे ऋण में बदल दिया जाता है, ज़्यादातर मामलों में अधिक अनुकूल शर्तों के साथ। उसके बाद ऋण की प्रति गारंटी, इसके ऋण वृद्धि भी कहा जाता है। सदस्यता, उदाहरण के लिए कंपनी की शेयर और ऋण पत्र। उसके बाद मतलब कुल मिलाकर के इनका जो है विकास वित्तीय संस्थानों का ऋण उपलब्ध कराना, साथ में परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, निवेश परियोजनाओं के मूल्यांकन करना, तकनीकी सलाह के तहत प्रावधानों, सेवाओं प्रबंधन, विपणन जानकारी, तकनीकी सहायता प्रदान करना इनका मुख्य लक्ष्य। ये इनिशियल पब्लिक ऑफर के निश्चित, इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है कि हम किसी वस्तु को जैसे पहली बार में सेल किए, उसके द्वारा हमें जो धन प्राप्त हो, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के रूप में भी ये
धन संग्रहित करते हैं। तो अगर वित्तीय संस्थानों की बात करें तो हम तो हमेशा ही देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता। जैसे उद्योगों के लिए हो गए एफसीआई हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, या आईडीबीआई बैंक हो गया, सिडबी हो गया, ये जो वित्तीय संस्थान ही है एक तरीके से, लेकिन हमें तो बैंक भर दिखते हैं ये। विदेशों के लिए जैसे एक्सपोर्ट बैंक हो गया, कृषि के लिए नाबार्ड तो मैंने आपको बताई दिया, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, आवास के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक है, ठीक है। जो बैंकिंग संस्थान होते हैं ये इसके लिए धन उपलब्ध कराते हैं। बस आप वित्तीय संस्थान, तकनीकी प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराना इनका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आईसीआईसी क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक जिसे आप कहते हैं, 1994 में स्थापित एक वित्तीय संस्थान है जो पूर्ण स्वामित्व आईसीआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित हुआ था। इसका मुख्य लक्ष्य एक विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना करना था जो भारतीय कंपनियों को मध्यम और दीर्घकालिक परियोजना वित्त प्रदान करना। तो ये सब जानते रहेंगे विकास वित्तीय संस्थान क्या होते, पूछ लेगा तो पता ही नहीं चलेगा। फिर उसके बाद फिर आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ लिमिटेड, ये 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का नियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। तो 1976 में से स्वायत्तता बीत गई। उसके साथ एक औद्योगिक वित्त के नाम ही है इंडस्ट्रियल औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड। तो ये उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करना। 2003 में आईडीबीआई को एक यूनिवर्सल बैंक में बदल दिया गया। तो हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। मान लीजिए डेट ही दे दिया कि आईसीआईसी कब स्थापित हुआ, ये कब स्थापित हुआ, दे सकता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं कि एकदम रट लेना ही नहीं। उसके बाद सिडबी के बारे में तो अक्सर चर्चा में आता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। पहली बात इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जैसा मुझे याद है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 2 अप्रैल 1990 को स्थापित किया गया। क्रोनोलॉजी दे देता है, सिडबी का दे देगा और ये सारे बैंकों का दे देगा, रिजर्व बैंक का दे देगा, फिर पूछ लेगा। इसका जो मुख्यालय है ये लखनऊ में है, दे देगा मुख्यालय कानपुर में है, मुख्यालय दिल्ली में है, गलत हो जाएगा। तो इस सूची में भारतीय लघु उद्योग विकास, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्य काम है ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्त पोषण करना, उनका संवर्धन करना, उनका विकास करना। इसके साथ साथ इनके बीच, संस्थानों के बीच एक समन्वय के रूप में काम करना। तो ये पूछ सकता है कब स्थापित हुआ, उसके साथ साथ इसका काम करना। तो एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस संस्थानों को वित्त पोषण करना, संवर्धन करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। सिडबी इस योजना के माध्यम से बैंकों, लघु वित्त बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण प्रदान करता है। इसमें दे देगा क्या वाणिज्यिक बैंकों का शेयर हो सकता है? हाँ, इसमें शेयर 16.71% एसबीआई का शेयर है, सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक। तो याद रखना है 3-4 चीज़ें, कब स्थापित हुआ, क्या काम करता है, उसके साथ साथ क्या इसमें वाणिज्यिक बैंकों का शेयर हो सकता है। एक होता है एग्जिम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, ये बिल्कुल विदेशों से हमें किसी चीज़ का ऋण लेना, ये करने के लिए हम काम करते हैं। विदेशी व्यापार का वित्त पोषण, सुविधा और संवर्धन करता है। कि जैसे मान लिया हम कोई ट्रेड विदेशों से कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हमें धन की आवश्यकता तो इसके लिए एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक की स्थापना की गई 1982 में। भारतीय जायज बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत किया गया था। एग्जिम बैंक जो होता है ये विदेशी वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय विकास बैंकों और संप्रभु सरकारों और विदेशों में अन्य संस्थाओं के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करता है। देखिए अब क्या होता है, लाइन, अगर मान लीजिए कोई सरकार, भारत सरकार है, मालदीव में कोई पोर्ट बनाना चाहती है तो मालदीव सरकार को एक लाइन ऑफ क्रेडिट जारी करती है। या मान लीजिए हम कोई किसी देश की मदद करते हैं तो ऐसे नहीं कि ऋण उठा करके 1 लाख करोड़ जैसे नहीं होता है, एक लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया जाता है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मान लीजिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए पोर्ट बनाने के लिए जारी किए। अब मालदीव की सरकार क्या करेगी, उस 1 लाख रुपए से ऋण जारी
मतलब हमने 1 लाख रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया मालदीव बैंक को। मालदीव बैंक क्या करेगी कि कोई भी काम पोर्ट संबंधित उस 1 लाख करोड़ की क्रेडिट से ले लेगी। मान लो उसको कोई भी चीज़ चाहिए, ठीक है। अब जब वो पैसे पेमेंट करने की बात आएगी तो मालदीव सरकार पेमेंट नहीं करेगी, भारत सरकार पेमेंट करेगी। तो इस तरीके से इसको बोलते लाइन ऑफ क्रेडिट देना। बाद में ये अलग बात है कि भारत सरकार को वापस करी, ये अलग। मान एक मोटी बात आपने कहा, मान लीजिए हमने आपसे कहा दिख जाइए आप दुकान में सामान ले लीजिएगा, नाम हमारा लिखा दीजिएगा, पैसा मैं इधर से पेमेंट कर दूंगा, तो बात वही लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह के जारी कर देना। निर्यात विकास बैंक सुविधा एक विकास कोष एग्जिम बैंक अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया और रणनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हित में ऋण और स्वीकृति प्रदान करने के लिए एग्जिम बैंक द्वारा प्रशासित किया जाता है। एक निर्यात कोष भी स्थापित किया जाता है एग्जिम बैंक के द्वारा, जो कि हमें किसी काम के लिए व्यापार विदेशी व्यापार के लिए धन का संवर्धन किया जा सके। एक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होता है, जिसको नाबार्ड तो मैंने पीछे ही बताया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में स्थापित किया गया। आरबीआई के कृषि कार्यों और तत्कालिक कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को पुनर्कार्य के लिए 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया और इस तरह नाबार्ड का गठन किया गया। इसका जो सबसे प्रारंभिक 100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ ही स्थापित हुआ। 31 मार्च 2000 तक तो 12,580 करोड़ रुपए। तो इसका मेन जो पर्पज है वो कृषि विकास के लिए योगदान करना, कृषि के लिए ऋण देना इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है। हाँ देखिए, अब ये जो नाबार्ड बैंक है ये पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर में है, इसमें आरबीआई का हिस्सा नहीं है। एक विकास बैंक के रूप में कृषि, लघु पैमाने के निर्माण, हस्तशिल्प और अन्य प्रकार के ग्रामीण शिल्प, कुटीर ग्रामोद्योग और अन्य संबंध आर्थिक गतिविधियों के प्रचार विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने और विनियमन करने के लिए अनिवार्य है, जिसका उद्देश्य एकीकृत ग्रामीण विकास बैंक को बढ़ावा देना और ग्रामीण समृद्धि को। तो नाबार्ड का मेन स्रोत है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन उपलब्ध कराना, साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जो भी सुविधाएं जरूरी है उसके लिए मदद करना। ये अब केंद्र सरकार के अंतर्गत है, आरबीआई के अंतर्गत नहीं है। इसके बाद नेशनल हाउसिंग बैंक होता है, इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को किया गया था। इसका जो मेन काम होता है आवास के लिए, अगर मान लीजिए नाम ही है नेशनल हाउसिंग बैंक, आवास के लिए वित्त को बढ़ावा देना, वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए एक प्राथमिक एजेंसी के रूप में काम करना और साथ में एक मजबूत स्वास्थ्य व्यवहार और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना। मतलब एक हम जिस सरकार जो आवास के लिए प्रयास करती है तो इसका इसीलिए इस बैंक की स्थापना करके थोड़ा थोड़ा बस पता होना चाहिए आपको। ये नहीं कि एकदम पता ही नहीं। नेशनल हाउसिंग बैंक किस काम के लिए तो बता रहे हैं कि ये जा रही है वाणिज्य बैंकों को ऋण देने के लिए, कुछ भी इधर उधर का बोल रहे। नेशनल हाउसिंग बैंक का उद्देश्य मेनली आवास के लिए ऋण उपलब्ध कराना, इसका नाम ही नेशनल हाउसिंग बैंक। ये तो हो गया विकास वित्तीय संस्थान। अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते गैर विकास वित्तीय संस्थान। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पूछा गया था एक बार पेपर में कि क्या उद्देश्य होते हैं। इसको कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है ना, ये स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वितरित स्टॉक शेयरों, प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर का अधिग्रहण करना, अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों के समान प्रकृति में पट्टे, किराए, खरीद और बीमा चित्त व्यवसाय। मतलब इसका जो गैर बैंकिंग कंपनियां होती हैं, पहली बात ये 1956 कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होती हैं। इनका उद्देश्य जो होता है ये कुछ अलग ही तरीके का होता है। जैसा बांड, डिबेंचर, विपणन, इनके लिए इनका काम कृषि गतिविधियाँ दे देगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो थी कृषि के लिए काम करती नहीं, ये कृषि या औद्योगिक गतिविधियाँ किसी भी प्रतिभूतियों के अलावा बिक्री या खरीद अचल संपत्ति, तो कृषि या औद्योगिक को छोड़ करके ये काम करे। कृषि औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग हमने बहुत सारे संस्थान बना ही रखे हैं। इनकी विशेषताएं पूछा था तो देखिए, ये मांग जमा डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती, ये भुगतान चेक जारी नहीं कर सकती, भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती। ये जाना, ना तो ये चेक जारी कर सकती, ना भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा होती है, और ना ही ये स्वीकार मांग जमा को डिमांड, ये नहीं इनके जाके पैसा जमा की पे निकाल लो, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो ये हो गया। तो एक बार पूछा गया था गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के बारे में, एक बार पूछा था कि ये मांग जमा स्वीकार करती नहीं, ये भुगतान और निपटान का हिस्सा है नहीं, ये चेक जारी कर सकती है नहीं।
अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं बीमा क्षेत्र के बारे में। देखिए बीमा क्षेत्र जो होता है ये क्यों किया जाता है। बीमा क्षेत्र एक तरीके से किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने का एक माध्यम। बीमा क्यों किया जाता है कि भाई अभी किसी को कोई पता नहीं कि भाई आपकी मृत्यु कब हो सकती है, आप कब एक्सीडेंट हो जाए, आप विकलांग हो जाए किसी को, तो इस स्थिति से निपटने के लिए बीमा किया जाता है। इसके अंतर्गत हम कुछ पैसे किसी कंपनी को देते हैं, अगर मान लीजिए ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो हमें कई गुना ज़्यादा पैसे देने का वचन देती है। तो बीमा दो प्रकार के, एक जैसा सामान्य व्यक्ति के लिए होता है जीवन बीमा कवर में विकलांगता के मामले में, और दूसरा ये बीमा होता है सामान्य बीमा जो जीवन को छोड़ करके, जैसे फसल का बीमा होता है, गाड़ियों का बीमा होता है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे प्रमुख संस्थान है LIC भारत लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 19 जून 1956 को की गई थी। 19 जून 1956 को एक अधिनियम लाया गया था और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। उसके साथ इसका जो लक्ष्य है सभी योग्य व्यक्तियों तक पहुंचना, उन्हें उचित लागत का पर्याप्त वित्तीय कवर देने के लक्ष्य के साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा का अधिक व्यापक रूप से प्रसार करना, मतलब लोगों तक एक तरह के सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये इसका मेन ध्येय। इसके द्वारा आपको किसी भी विषम परिस्थिति में एक आपके साथ सुरक्षा रहेगी। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को बीमा सुरक्षा कवर उपलब्ध कराना, साथ में ग्रामीण सेवाओं में सुधार करना, बीमा उद्योग के कवरेज बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक खुला होना, और ये तो आप समझ गए बीमा का मेन काम क्या, बस इतना ही बहुत जरूरी है। एक होता है बीमा विनियामक और पदार्थ प्राधिकरण IRD, इसका फुल लेता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRD इसके स्वायत्त निकाय है जिसका गठन 19 अप्रैल 1999 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA बोलते इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। कई बार तो मेरा सर क्या करते थे, पेपर देते थे तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी को हटा देते, रेगुलेशन कर देते थे, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कब स्थापित हुआ, 1999। सबसे महत्वपूर्ण काम है कि बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को नियंत्रित करना। एक संस्थान है ये धन संचय करना, उसके बाद इसके कंपनियों के धन संचयन पर नियम लागू करना। IRD ने पॉलिसी था, इसका जो हमको लगता है मुख्यालय शायद हैदराबाद में है, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा। IRD के पॉलिसीधारकों की शिकायत के लेने के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना करना, ये हो गया। एक होता है सूक्ष्म बीमा। सूक्ष्म बीमा क्या होता है, जो IRD सूक्ष्म बीमा पॉलिसियों को नियंत्रित करता है, जो समाज में आर्थिक रूप से वंचित लोगों के बीच बीमा कवरेज को प्रोत्साहित करने और डिजाइन करने के लिए। तो जो सूक्ष्म बीमा होता है, जो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उतना संसाधन नहीं है तो सूक्ष्म बीमा करा सकते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है 2015-16 में सरकार द्वारा प्रायोजित सूक्ष्म बीमा, इसमें प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा मैं आपको सुन पढ़ा। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना 2015-16 के बजट में लाई गई थी, जिसमें ₹1 प्रति माह आपको खर्च करके 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर हो सकता है। और 18 से 70 साल की उम्र वाले लोगों को 3 चीज़ें, पहली बात तो आपकी उम्र 18 से 70 साल हो, चौथी बात ₹1 प्रति माह के अनुसार आपको एक तरीके से किस्त देनी। किस्त ये ₹1 क्या है, कुछ भी नहीं है, ₹1। तो अगर आपको कोई दुर्घटना हो जाती है 18-70 साल की उम्र में तो आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगी। सरकार की योजना अभी भी चल रही। एक प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना आई, ये जीवन बीमा मतलब जीवन की ज्योति बुझ जाए, जीवन ज्योति बीमा योजना, ये बेसिकली मृत्यु हो जाने पर इसका लाभ मिलता है। ये 2 लाख रुपए के प्रीमियर और 2 लाख रुपए तक आपको मिलेगा जब आपको 330 रुपए प्रति वर्ष, तो ₹1 से भी कम पड़ा एक तरह से देखा तो तब भी ₹1 प्रति माह के अनुसार था, ये तो ₹1 प्रतिदिन से कम है। ठीक है, तो 1850 वर्ष के 330 रुपये हाँ 330 रुपये प्रति वर्ष जमा करेंगे, जिसमें आपको मृत्यु की स्थिति में आपको 2 लाख रुपए तक का कवरेज आपके परिवार को मिलेगा। ये भारतीय जीवन बीमा निगम तथा अन्य जीवन बीमा फर्म के माध्यम से उपलब्ध है जो समान शर्तों पर जीवन बीमा बेचने के इच्छुक है। तो ये दोनों योजना याद रखना, एक हम
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना 18 से 70 साल, ₹1 प्रतिदिन प्रति माह और साथ में 2 लाख रुपए तक कवरेज मिलेगा इसमें कि किस्त देने पर 2 लाख रुपए आपको मिलेगा अगर आप ₹1 प्रति माह की किस्त को कर देते। कितना? 12 रुपए। बताओ, साल में कोई पैसा है ये। उसके बाद 18 से 50 वर्ष की आयु के लिए जीवन ज्योति होती है। हाँ, जो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना, ये आपको अगर अपंग हो जाते हैं, आपको चोट लगती है तो भी है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये मृत्यु हो जाने पर ही इसका लाभ मिलता है। 2 लाख रुपए का आपको बीमा हो जाएगा, जिसमें आपको ₹1 से कम मतलब 330 रुपए सालाना की आपको एक तरीके किस्त अदा करनी पड़ेगी, प्रीमियम देना पड़ता है। अब हम चर्चा करते हैं सूक्ष्म ऋण। तो सूक्ष्म ऋण जो माइक्रो फाइनेंस होता है, ये तो यहाँ तक हमने पूरा कर लिया। सूक्ष्म माइक्रो फाइनेंस जो होता है, अभी तो हमने माइक्रो इंश्योरेंस या माइक्रो फाइनेंस जो कम आय वाले लोगों को, जैसे बेरोजगार हो गए, किसान हो गए, इन सब लोगों को, जरूरतमंद हो गए, ऋण उपलब्ध कराता है। इसका जो मुख्य काम है वो लोगों, जो जरूरतमंद लोगों तक ऋण उपलब्ध कराना, बचत की आदत डालना। अगर आपके पास पैसा तो इसमें जाके जमा कर दीजिए। ये गरीबी उन्मूलन में सहायता करता है। ये समूह और व्यक्तिगत निजी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। नियमित आधार पर आजीविका ये प्रदान करता है। सूक्ष्म वित्तीय संस्थान एक बैंकिंग के रूप में काम करते हैं, एक सहकारी बैंकिंग। तो इसमें सूक्ष्म वित्तीय संस्थान में सबसे जरूरी मुद्रा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्रा, माइक्रो यूनिट रिफाइनेंस डेवलपमेंट एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा योजना, इसके अंतर्गत का मुद्रा बैंक शुरू किया गया था 2015 में। 20,000 करोड़ रुपए की प्राथमिकता क्षेत्र उपलब्ध कराना। कृषि बजट 2015 में 3,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी कोष की स्थापना इसके अंतर्गत की गई थी। देखिए, थोड़ा पुराना है लेकिन पता होना चाहिए। सूक्ष्म लघु उद्यम वित्त पोषण उद्योग के साथ साथ एमएफआई संगठनों के पंजीकृत और विनियमित करने के लिए नीतिगत निर्देश जारी करता है। ये सूक्ष्म उद्योगों को ऋण गारंटी उपलब्ध कराना, क्रेडिट गारंटी प्रदान और कार्यान्वित करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म व्यवसायों को लास्ट माइल क्रेडिट डिलीवरी के लिए अच्छा डिजाइन बनाना है। मुद्रा बैंक क्षेत्रीय स्तर के वित्त पोषण संस्थानों के माध्यम से संचालित होता है, जो सूक्ष्म वित्त संस्थानों, छोटे बैंकों, प्राथमिक क्रेडिट सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के अलावा अन्य उधार देने वाली संस्थाओं जैसे अंतिम लाभ उधारदाताओं से जुड़ता है। तो सूक्ष्म, इसका मतलब ये है कि सरकार ने 2015 में मुद्रा योजना शुरू की थी। बस इसको ये पेपर में आया था कि इनके लिए उपलब्ध करा, तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए। बस इतना इसमें मेन याद रखना है। बहुत सारी चीज़ें फिर आप कहाँ तक याद रखेंगे। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये तो मुद्रा बैंक था। अब मुद्रा योजना, जिसके अंतर्गत 3 तरह का ऋण दिया जाता था, एक शिशु, एक किशोर, एक तरुण। शिशु में 50,000 रुपये तक का लोन लिया जाता था। तरुण में 50,000 रुपये से लेकर के 5 लाख तक, और किशोर में 50,000 रुपये से 5 लाख तक के लिए, और तरुण में 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो पूछा जा सकता है सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण। शिशु ऋण जो होता था वो 50,000 रुपये तक के लिए 1% प्रति माह ब्याज की दर से 5 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता था। दूसरा किशोर जो होता था 50,000 से लेकर के 5 लाख तक के लिए, और साथ में तरुण जो होता था 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाता था। इसमें 30 वर्ष से कम उद्यमियों को, महिलाओं को, SC ST को ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी दी जाती थी। फिर एक होता है सामूहिक निवेश योजना, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इसमें सभी लोग जो है निवेश करते हैं, बाद में उसके माध्यम से सबको जितना ज़रूरत के हिसाब से निवेश किया जाता है। पारस्परिक जितना भी लाभ होता है उसके अनुसार सभी जितने लोग भी निवेश करते हैं उसको लाभ दिया जाता है। ठीक है, एक होता है चिट फंड, चिटकुरी, थोड़ा कभी कभी आ जाता है, कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये एक मूल रूप से बचत खाते हैं। इसमें क्या होता है, चिट फंड में कई बार आप चिट फंड घोटाला देखते हैं। तो चिट फंड में क्या होता है कि एक आदमी सारा पैसा इकट्ठा करता है और लेके भाग जाता है।
चिटफंड व्यवसाय जो है वो भारत में मान्य है, लेकिन उसका गलत उपयोग मान्य नहीं है। ये गैर बैंकिंग कंपनियों के इसमें क्या होता है कि सबसे चिटफंड के एक सदस्य को आवधिक संज्ञा प्रदान किया जाता है, जिसके सहमत मापदंड के आधार पर सभी लोग इसमें पैसा जमा करते हैं और बाद में किसी रोजगार के लिए उसका उपयोग करते हैं सामान्यतः। लेकिन ये अक्सर आपको चर्चा में रहेगा घोटालों को लेकर के। इसमें ग्रामीण लोग सभी एक फ्रेटर्निटी, एक बंधुता के माध्यम से इसको चलाया जाता है। उसके बाद फिर इसमें कुछ बस इतना इसमें याद रखना है बस। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ना भुगतान बैंक। ये पूछा जाता है भुगतान बैंक जो होते हैं, ये पहली बात ये क्या होती है अक्सर पूछा जाता है। भुगतान बैंक जो होते हैं ये आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त होते बैंकों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। बहुत ज़रूरी है ये याद करना कि ये वित्तीय समावेशन को बढ़े। एयरटेल पेमेंट बैंक आपने पढ़ा होगा, कई सारे बैंक है जो वित्तीय समावेशन ये इसमें बारे में पूछा गया था। ये क्रेडिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड जारी ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते, किसी को ऋण नहीं दे सकते, लेकिन हाँ इनसे आप पैसे को निकाल सकते हैं। ये आरबीआई के द्वारा ये क्या करते हैं पहली बात तो 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम भुगतान इक्विटी होनी चाहिए इनके पास। आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, लेकिन डेबिट कार्ड यही पूछा था, क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं नहीं, ये केवल क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड ऋण नहीं देते ये किसी को। ये क्या करते हैं जो कम आय वाले लोग हैं, चाहे तो महिलाएं हों, चाहे तो श्रमिक हों, चाहे तो किसान हों, इनको ये क्या करते हैं ना कि इन पर आप पैसा जमा करो और बाद में इनसे पैसा निकालो, लेकिन आप इनसे पैसे से लेकर के ऋण लेने का काम ये नहीं करते। ये चीज़ ध्यान रखना। यही पेपर मैं वही चीज़ आप बता रहा हूँ जो पेपर में आया है या आ सकता है। तो इन तो भुगतान बैंक को रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त बैंकों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और साथ में वित्तीय समावेशन को सक्षम करना। पहली बात ये कम आय वाले परिवारों, प्रवासी श्रमिकों, कार्बल छोटे व्यवसायों, अन्य प्रकार के असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं में अन्य उपयोगकर्ताओं को उच्च मात्रा मूल्य जमा और भुगतान प्रेषण सेवाओं के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी आधारित मंच प्रदान करते हैं कि भाई अपना पैसा आप जमा करें और बाद में जो आपको क्रेडिट कार्ड आपको तो देते नहीं, हम डेबिट कार्ड देते हैं, आप उससे पैसे को अपना निकाल सकें। 100 करोड़ रुपए तक का इन पर इक्विटी होना चाहिए। ये CRR SLR भी का भी पालन करते हैं, ठीक है कि मतलब जितना आपके पास जमा आएगा इससे आप कैश रिजर्व रेशियो जो आरबीआई के पास रखा जाता है और SLR जो बैंक अपने पास रखती है, इसका भी मैंने आपको CRR LLR पीछे बैंक में पढ़ाया था। दे देगा ही दे देगा। ये CRR LLR SLR का पालन नहीं करते हैं, बस वहीं जहर हो जाएगा, ठीक है। इसको पेमेंट बैंक को 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में गठित किया गया था। अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक निजी वित्तीय संस्थान है, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को मुख्य रूप से जमा को स्वीकृति और गैर सेवारत और कम खास आय वाले लोगों को उधार और बुनियादी जो इस लघु वित्तीय बैंक होते हैं, ये निजी बैंक की तरह काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर ये ऋण देने का काम भी करते हैं। बस इतना इसमें पता होना चाहिए। थोड़ा सा एक वित्तीय समावेशन के लिए रणनीति आई थी 2019 से लेकर के, जो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक पहल है जो भारत में टियर 2 और टियर 2 शहरों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा, मतलब जो हाई अच्छी क्वालिटी के शहर है उन पर बढ़ावा देने के लिए वित्तीय समावेशन केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि गरीबी उन्मूलन को मदद करने के लिए हमने राष्ट्रीय वित्तीय इसको हम मेंस में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पेपर में आ गया तो आप लिख सकते हैं कि 2019 से 2024 के बीच एक वित्तीय समावेशन, 2024 में इसका 5 साल पूरा भी होगा, 2024 में पेपर भी है। तो वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई। इसमें क्या था कि इसमें जो टियर 2 और टियर 6 शहरी केंद्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जिम्मेदारी को बताना, जनधन योजना के सभी लाभार्थियों को बीमा उपलब्ध कराना, साथ में मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य तो वही चीज़ें कि भाई हम लोगों तक जागरूक करें, लोगों तो बैंक की सेवाओं के लिए लाभ की प्रयास। तो देखिए इस चैप्टर में मैंने आपको कई चीज़ें मेन चीज़ें वित्तीय समावेशन के संस्थानों के बारे में पढ़ा दिया। अभी थोड़ा सा और बचा है वित्तीय समावेशन को लेकर के एक द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कुछ रिकमेंडेशन है, मान लीजिए कभी पेपर में आ जाए तो आप इनको लिख सकें।
तो 2005 में जो स्थापित की गई थी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली, इन्होंने सिफारिश दी थी कि हमें स्वयं सहायता समूहों को गठन करना चाहिए, उच्च दूरसंचार घनत्व इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, साथ में बैंकिंग, बीमा, बचत, ऋण से संबंधित उत्पादों को अधिक से अधिक हमें प्रमोट करना चाहिए। ग्रामीण बैंकों को उन क्षेत्रों में विस्तारित करने की सिफारिश की जब तक गैर बैंकिंग क्षेत्रों में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वही सारी चीज़ें कि लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जाए, लोग रोजगार के अवसर सृजित किया जाए, पूंजी निर्माण हो, वित्तीय, ताकि फाइनेंस का हम समावेशन कर सके, सभी लोग जरूरतमंद तक फाइनेंस पहुंचा सके। तो ये मेन रिकमेंडेशन थी कि बस इतना मेन जरूरी है। अब हम ये पैड तो आज वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो गया, अब इसको हम वीडियो को ही रोकते हैं। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे गरीबी के बारे में, इसी में वित्तीय समावेशन में सारी चीज़ें हम अगली वीडियोज में आपको क्लियर करेंगे। थैंक यू।